राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 55 क्या कहता है। सेक्शन 55 स्टेट्स इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ही ऑट टू रिसीव इज रेलेवेंट। तो क्या कहता है सेक्शन 55? सिविल केसेस में फैक्ट कि किसी पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर पर्सन को मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर देगा, तो अब ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट माना जाएगा। ओके, इसको हम ऑलरेडी सेक्शन 52 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सो इसलिए अब हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। आगे सेक्शन 55 एक्सप्लेनेशन से डील करता है, तो आइए इसको रीड करते हैं। इन सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 the word character includes both reputation and disposition, but except as provided in section 54, evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition were shown. तो क्या क्या है इन्होंने? इन सेक्शन 52, 53, 54 एंड 55 कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ। Both means what? Reputation and disposition. But उसको छोड़ के जो सेक्शन 54 में प्रोवाइड कर रखा है, एविडेंस केवल जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन का ही दिया जाएगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एक्ट्स का बाय विच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां ये देखो, यहां पर वर्ड इंक्लूड्स यूज किया हुआ है। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, देखो ये रहा, कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। क्या वर्ड यूज कर रखा है यहां पर? इंक्लूड्स। इसका मतलब क्या है? रेपुटेशन और डिस्पोजिशन के अलावा भी कोई और चीज कैरेक्टर में फॉल कर सकती है। दैट मीन्स कैरेक्टर में बी प्रूव थ्रू अदर वेज ऑल्सो, जैसे कि पास्ट कंडक्ट, his behavior etc. ओके, अब हम इस एक्सप्लेनेशन की इन दोनों कीवर्ड्स को समझेंगे। कौन कौन से? रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। इनका क्या मतलब होता है? रेपुटेशन क्या होती है जी? क्या होती है रेपुटेशन, बताइए। तो रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? आपके बारे में लोग जो सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेपुटेशन। What others thinks about you. Whereas disposition means आपका लोगों के प्रति स्वभाव या आपका लोगों के प्रति बिहेवियर, यानी जैसा आप सोसाइटी में बिहेव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजिशन। ठीक है, तो क्लियर हुआ रेपुटेशन और डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है। और याद रखना ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, ये दोनों कोई सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे के। अब रेपुटेशन के बारे में आप एक चीज याद रखना कि विटनेस को कोर्ट में आके ये डिपोज करने की जरूरत नहीं है कि उसने वो रेपुटेशन कैसे फॉर्म की। दैट इज हाउ रेपुटेशन इज फॉर्म इज नॉट टू बी डिपोज बाय विटनेस, बट ही हैज टू डिपोज ओनली एंड ओनली अबाउट रेपुटेशन। यानी रेपुटेशन अच्छी है या बुरी है, विटनेस को केवल यहीं तक कन्फाइंड रहना है। ठीक है, अब रेपुटेशन और डिस्पोजिशन के केस में आप एक बात याद रखना, केवल उन्हीं विटनेसेस का एविडेंस एडमिसिबल किया जाएगा जो उस पर्सन को जानते हैं, ना कि उनका जो उस पर्सन को जानते तो नहीं है पर उन्होंने औरों के मुंह से उस पर्सन के बारे में सुना है। दैट इज evidence of those who do not know the man but have heard of the reputation is inadmissible, or we can say hearsay evidence is inadmissible. All right, आगे चलते हैं। Cases where bad character of the plaintiff affects the amount of damages. The bad character of the plaintiff affects the amount of damages in the following three cases. यानी प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर फॉलोइंग 3 केसेस में डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट करता है। चलिए इनको देख लेते हैं। ए,
in a suit for damage, for defamation, and in prosecution for defamation, evidence of the bad character of the plaintiff or the prosecutor is admissible in mitigation of damages and fine, but evidence of rumors and suspicious of bad character cannot be received. तो क्या बोला इन्होंने यहां पर, डिफेमेशन के केस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल है इन रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ डैमेजेस, बट प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर के रूमर्स का एविडेंस या सस्पिशन का एविडेंस रिसीव नहीं किया जाएगा इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ डैमेजेस। सेकंड क्या कहता है जी, इन एक्शंस फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी द डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू प्रूव दैट द प्लेंटिफ is a person either of bad character or of coarse and brutal manners। तो इस पार्ट को यानी कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी को ऑलरेडी हम सेक्शन 52 की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम यहां इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सी, इन अ क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट एन अलेज्ड adulterer, the defendant may prove that the plaintiff had been guilty of notorious infidelity or as otherwise has been guilty of dissolute conduct। तो थर्ड क्या बताया, एडल्टर के अगेंस्ट डैमेजेस के सूट में डिफेंडेंट ये प्रूव कर सकता है कि प्लेंटिफ खुद नोटोरियस इनफाइडेलिटी या डिसोल्यूट कंडक्ट का गिल्टी है, दैट इज डिफेंडेंट कैन प्रूव द बैड कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ओके, तो ये कुछ केसेस हैं वेयर बैड कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बोलता है, इट शुड बी क्लियरली बोर्न इन माइंड दैट एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट इन एवरी सूट फॉर डैमेजेस। इन अ सूट इन विच द कैरेक्टर इज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रेलेवेंट। In suit of damages where the character of the plaintiff has no bearing on the amount of damages, it is not relevant. Example, A while driving his car on the road runs over B and breaks his knee. B files a suit against A for damages. In this suit, character of B cannot be taken into consideration in evaluating the amount of damages and so his character is not relevant. तो देखो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, ऑलरेडी हम इस चीज को सेक्शन 52 में कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां इन्होंने बताया कि हर सिविल सूट में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। केवल उन्हीं सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट माना जाएगा जिनमें वो डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट करता है। ओनली इन दोज केसेस, यानी केवल उन्हीं केसेस में जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, केवल इन्हीं केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल होगा। जैसे कि कौन कौन से सूट थे, सूट फॉर लिबल, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, डाइवोर्स प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। इन सभी केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल माना जाएगा। लेकिन सूट्स लाइक सूट अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास, सूट फॉर रॉन्गफुल डिटेनिंग ऑफ अनदर्स गुड, सूट फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, सिमिलरली सूट फॉर सेलिंग एन आर्टिकल इंफीरियर टू द सैंपल, इन सभी सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ डैमेजेस, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखना, हर सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जाएगा इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड बाय कोर्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सिविल केसेस, ठीक है। अब हम यहां इसको समझेंगे, एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट्स बाय व्हिच रेपुटेशन और डिस्पोजिशन वर शोन। इसका क्या मतलब है जी? तो देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी जेंडर को यहां टारगेट नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज आप ऑफेंड मत होना, ये बस एक एग्जांपल है। सपोज करके चलिए एक सोसाइटी है, लेट्स से गोकुलधाम सोसाइटी,
अब इस गोकुल धाम सोसाइटी में एक लड़की रहती है। अब इस लड़की के घर रोज कोई ना कोई लड़का इससे मिलने आता रहता है। अब इस फैक्ट को रोज सोसाइटी के लोग विटनेस करते हैं। तो ये जनरल रेपुटेशन या जनरल डिस्पोजिशन की कैटेगरी में फॉल होगा। ऑलराइट, क्यों? बिकॉज एक पर्टिकुलर एक्ट से सोसाइटी ने उसको लेकर रेपुटेशन फॉर्म नहीं करी, बल्कि उसके जनरल एक्ट से उस रेपुटेशन को सोसाइटी के लोगों ने फॉर्म किया है। तो अब इस जनरल रेपुटेशन या डिस्पोजिशन का एविडेंस दिया जा सकता है। बट इसी केस में सपोज करके चलिए कि सोसाइटी के लोगों ने इस लड़की को केवल एक बार ही लड़के के साथ देखा है, तो यहां पर ये इस लड़की का पर्टिकुलर एक्ट हुआ। तो अब इस पर्टिकुलर एक्ट से सोसाइटी के लोग उसकी रेपुटेशन या डिस्पोजिशन को नहीं दिखा सकते और अब इसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। क्लियर? तो इसलिए यहां बोला गया है एविडेंस मे बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट बाय विच रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन वर शोन। ठीक है, तो देखो ये था हमारा सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेक्शन पीटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीटी में अक्सर ये कई बार पूछा जाता है कि सिविल केसेस में किसी पर्सन का कैरेक्टर कब रेलेवेंट माना जाएगा। तो आंसर इज व्हेन इट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ही ऑट टू रिसीव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेक्शन 55 क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 55 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 52। ओके, इसके अलावा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। स्पेशली कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन एंड नॉट ऑफ पर्टिकुलर एक्ट्स। तो ये कुछ पीटी की बातें हैं जो आपको याद रखनी। चलिए अब हम कैरेक्टर की एविडेंशियरी वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। In some cases, character may be relevant fact or fact in issue. In these cases, if it is proved, it is substantial piece of evidence. तो इन्होंने बताया कि कुछ केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है या फैक्ट इन इश्यू भी हो सकता है, और ऐसे केसेस में अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि एक्यूज का बैड कैरेक्टर जब अपने आप में फैक्ट इन इश्यू है, लाइक इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, जब सपोज करके चलिए हस्बैंड पे क्रूएल्टी के चार्जेस लगाए गए हैं। ओके, बट इन जनरल कैरेक्टर डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू। इट ओनली हेल्प्स कोर्ट in reaching conclusion in cases where court finds that other circumstantial evidence are strong enough but there is slight doubt in mind of court. Court can take extra assurance of its decision from character evidence. तो इन्होंने बताया जनरली जो कैरेक्टर है उसकी कोई बहुत ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, ये केवल कोर्ट को एक कंक्लूजन में पहुंचने में मदद करता है, वो भी उन केसेस में जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो काफी स्ट्रॉन्ग है बट कोर्ट के माइंड में एक स्लाइट डाउट है। ऐसे केसेस में कोर्ट कैन टेक एक्स्ट्रा अश्योरेंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम कैरेक्टर एविडेंस। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना,
ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।